बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हमारा टॉपिक है ब्रेक डाउन इन सॉलिड। इससे पहले हम ब्रेक डाउन इन लिक्विड पढ़ चुके हैं, तो आज ब्रेक डाउन इन सॉलिड्स हम पढ़ते हैं। ओके, सो द फंक्शन ऑफ एनी डायरेक्ट मटेरियल इज टू आइसोलेट वन करंट कैरिंग करंट फ्रॉम अदर सर्किट। किसी भी डायरेक्ट मटेरियल का फंक्शन क्या होता है कि एक पार्ट करंट कैरिंग पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करें, यानी इनके बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करें। सो जो सॉलिड मटेरियल्स हैं इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गैसेस से भी ज़्यादा है और लिक्विड से भी ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की है। सही। सो व्हेन ब्रेक डाउन अकर्ड इन सॉलिड इट इज़ परमानेंटली डैमेज। मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड हैं उनमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सर्किट ब्रेकर है, ये उसके कंडक्ट्स हैं। सही है। और अगर यहाँ पे वो होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे आर पिंचिंग होती है, सही है, सो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हो जाएंगे, यानी इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये अब इनकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। मगर इसमें ये कमाल है कि जो फ्रेश पार्टिकल्स हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से वो आके इसकी जगह ले लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सही। सो यानी जिस तरह आप लोग फुटबॉल में देखते हैं या क्रिकेट में देखते हैं, कोई खिलाड़ी थक जाता है तो वो उसको यानी वापस डग आउट की तरफ बुला लिया जाता है और उसके बजाय कोई और सब्स्टिट्यूट लेके जाता है। ठीक है। तो अब ये देखिए फ्रेश पार्टिकल्स उसकी जगह ले रहे हैं, ये जो है वो वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह तो चांस है कि ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो रिकवर हो सकती है। मगर सॉलिड में गैसेस में भी सारा वो रिकवर हो सकता है, मगर सॉलिड्स में ये है, फॉर एग्जांपल ये एक इंसुलेटर है, ठीक है, और ये भी इंसुलेटर है। ठीक है। अगर यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो गया है, सो क्या होगा कि यहाँ से पार्टिकल्स और यहाँ से पार्टिकल्स आके इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एज इट इज़ इधर ही, यानी इसका फेलियर हो जाएगा। और ये सिर्फ रुकता नहीं है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लग जाता है कि वीक पॉइंट ये है, तो फिर ये क्या होता है कि इसी पे ज़्यादा अटैक करते हैं और जो है यानी उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस करता है और बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी ब्रेक डाउन कर लेता है। तो स्टार्ट में ये पार्शियल ब्रेक डाउन कहलाता है। अगर जो वक्त गुजरता है तो ये फिर इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। सो अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो होगा दैट मस्ट हैव हाई ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो, लो डायरेक्ट्रिक लॉस, उसमें लॉसेस कम हो, हाई डायरेक्ट स्ट्रेंथ हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, ये सख्त हो। सही। मैकेनिकली वो, और शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर वगैरह, नमी और इन डस्ट वगैरह इससे क्या हो, पाक हो। सही। इम्प्योरिटीज से भी पाक हो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सॉलिड में उसको अफेक्ट कर सकती हैं? तो एम्बिएंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इम्प्योरिटीज़ हैं, मिलावट वगैरह, पानी का होना, मॉइस्चर का होना, डस्ट पार्टिकल का होना, ये भी इम्प्योरिटी है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। केमिकल डिट्रिएशन यानी केमिकल रिएक्शन करना, फॉर एग्जांपल ओजोन गैस है उसके साथ रिएक्शन कर लिया, या कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन कर लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके साथ रिएक्शन कर लिया, या रेन एसिड हो गई। ठीक है ना, आपको पता है जो पोल्यूटेड वो हैं सिटीज़ हैं, इनमें ग्रीन हाउस गैसेस हर वक्त निकलती रहती हैं गाड़ियों से और कारखानों वगैरह से। तो ये गैसेस हवा में होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। जब इनमें बारिश होती है तो फिर ये यानी वो SO2 नहीं रहता, बल्कि उस पर पानी, यानी जब वो अब बारिश होती है उस पर, तो वो क्या बन जाता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इस तरह NO2 जो है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये केमिकल डिट्रिएशन है। ये अगर सॉलिड डायरेक्टली मटेरियल पे पड़ेंगे ये एसिड रेन, तो इनकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर सकती है। परमिटिविटी है। सही।
दी प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड मटेरियल, ये जो है इनके ब्रेकडाउन प्रोसेस हैं। इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रोकेमिकल, ट्रिंग एंड फ्रैकिंग, ये मैकेनिज्म्स हैं। इनको हम वन बाय वन अभी पढ़ते हैं। सही। अच्छा, इनका जो फ्लो है वो कुछ यूँ है, यानी जब जैसे ही ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, लॉग टाइम यानी टाइम जो है ये लॉगरिथम है असल में। तो ये स्टार्ट में अगर आप देखें तो टाइम कम है, यानी जब जैसे ही वो स्टार्ट होता है सही है ब्रेकडाउन, सो उस वक्त जो ब्रेकडाउन होता है वो इंट्रिंसिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। फिर उसके बाद स्ट्रीमर, फिर उसके बाद थर्मल, और जो जो वक्त गुजरता जाता है एरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। सही। सो इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन क्या है, ये सारे क्या हैं, इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। मगर ये फिगर आपको सिर्फ ये बता रहा था कि जो इंट्रिंसिक है, ठीक है, ये यानी स्टार्ट वाला वो ये है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन इज ए कम्प्लेक्स फिनोमेना in the case of solid and varies depending on the time of application of voltage. Time of application plays an important role in breakdown process. For discussion purpose, it is convenient to divide the time scale of the voltage application into regions in which different mechanism operates. स्टार्ट में ये वाला ब्रेकडाउन अकर होता है, फिर स्ट्रीमर जो है इतने टाइम के बाद अकर होता है, थर्मल एरोजन या इलेक्ट्रोमैकेनिकल लो इतने टाइम के बाद होता है, ठीक है। When voltages are applied only for short duration of the order of times from -8 seconds, the dielectric strength of the solid dielectric increases very rapidly to an upper limit called intrinsic electric strength। यानी बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए जब ये अगर होता है तो उस वक्त ये इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक क्या है, मिलावट। अगर किसी या ये जो ब्रेकडाउन होगा ये असल में उन मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से, मटेरियल फॉल्ट की वजह से अकर होगा, यानी वो खालिश मटेरियल से नहीं बना, इस वजह से ये इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंट्रिंसिक breakdown. Intrinsic breakdown depend upon the presence of free electrons which are capable of migrating through the lattice of the dielectric। lattice layers को कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ layers होती हैं, तो एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान फ्लो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन अकर हो जाता है। और आपको पता है जब फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इट मीन्स कि ब्रेकडाउन अकर हो गया, ठीक है। इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन की दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक है और एक एवलांच है। सो इलेक्ट्रॉनिक इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन अकर इन द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मर 8 सेकंड, ये उससे भी कम टाइम में अकर होता है। When the electric field is applied, electron gains energy from the electric field and crosses the forbidden band gap from the valence to the conduction band. When this process proceeds continuously, more and more electrons get collected in conduction band and it leads breakdown। ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एनर्जी बैंड थ्योरी में शो किया था कि यानी ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। सही। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, ये है फॉरवर्डन बैंड गैप से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, और जब इनको बाहर से एनर्जी मिलती है सही है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जंप मारते हैं। अगर बाहर से जो एनर्जी है वो इस फॉरवर्डन बैंड को क्रॉस करने के लिए नाकाफ़ी है, तो फिर ऊपर जंप नहीं लगाएंगे सही, फिर एक्साइटेशन होगी। और अगर इतनी है तो फिर ये ऊपर चले जाएंगे। वो कम से कम एनर्जी की जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके उसको हम बैंड गैप एनर्जी कहते हैं। और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो इट मीन्स कि ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे, और कंडक्शन के स्टार्ट होने का मतलब है कि इसका क्या हो गया जी, इसका हो गया ब्रेकडाउन। ठीक है, इंसुलेटर में से फ्लो होने का मतलब भी वो है ब्रेकडाउन। अच्छा, अब ये एवलांच है या स्ट्रीमर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि conduction electrons gain sufficient energy above a certain critical electric field and causes
liberation of electrons from the lattice atoms under uniform field condition if the fields are embedded in the specimen. Breakdown will occur when an electron avalanche bridges the band gap. ये भी वही बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और ये एक लेटर से यानी एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो है यानी कोलिजन करते हैं, कोलिजन की वजह से ये एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। यानी अगर ये न्यूट्रल एटम है, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो गया तो इससे भी इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर लेगा। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म है ये स्ट्रीमर का है, यानी आप देखें यहाँ ये हॉट स्पॉट है, यानी यहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है, यानी ब्रेक डाउन यहाँ पे अकर हुआ है, मगर अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, 2 फिर 2 से 3, 3 से 4, 5 से इस तरह, ठीक है ना। तो ये लैटिसेस हैं, ठीक है, एक लैटिस से दूसरे लैटिस, दूसरे से तीसरे लैटिस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह माइग्रेट होते हैं, ठीक है। सो माइग्रेशन ऑफ दीज free electrons from one lattice to other lattice is actually the indication of the avalanche, means a breakdown of the breakdown of what? Breakdown of the dielectric material. Okay. Okay, ये electromechanical breakdown when the dielectric material is subjected to an electric field. Charges of opposite nature are induced on the two opposite surfaces of the material, and hence a force of attraction is developed, and the specimen is subjected to electrostatic compressive force. Sorry. असल में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, ठीक है, तो जो चार्जेस हैं वो यानी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स किसी भी मटेरियल पे अप्लाई हो जाता है। यानी यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है, अब ये पॉजिटिव, ठीक है, ये फील्ड हमने अप्लाई किया था पॉजिटिव, इसकी तरफ मटेरियल के नेगेटिव चार्जेस एकमुलेट होंगे, और जो नेगेटिव प्लेट है इसकी तरफ मटेरियल के पॉजिटिव चार्ज, तो इनमें एक कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है, इसको कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल जो है यानी अगर वो इलास्टिक होगा तो क्या होगा, वो एलोंगेट हो जाएगी, नहीं अगर जिस तरह ये है, अगर मैं इसके ऊपर से फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसकी थिकनेस जो है वो हाइट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह वेट इसकी बढ़ जाएगी। सो दैट कंप्रेसिव फोर्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं, यानी मैकेनिकली फोर्स अप्लाई होता है, बट दैट इज न्यू टू इज नॉट ड्यू टू द सम एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स, हम कोई इसको दबाती नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये दब जाता है, फील्ड की वजह से इस पे ये दबाव होता है, मैकेनिकल दबाव होता है। सो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली इसकी थिकनेस डी नॉट थी, तो कंप्रेशन के बाद उसकी थिकनेस डी हो जाती है, यानी पहले अगर इसकी थिकनेस डी नॉट थी, ठीक है, अब जो है इसकी डी हो जाती है अंडर द अप्लाइड फोर्स वी, अप्लाइड वोल्टेज वी वी की वजह से। कंप्रेसिव स्ट्रेस का फार्मूला ये है, असल में जो यंग्स मॉडुलस है वो बराबर है, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, किसी भी एरिया पे अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी वजह से उसमें दबाव पैदा होता है, तो उस दबाव को कहते हैं स्ट्रेस, और दबाव की वजह से उसकी फिज़िकल उसमें जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं उसको कहते हैं स्ट्रेन, यानी चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ये है स्ट्रेन। अब ये चेंज इन लेंथ क्यों आया? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, सही है, और इन दोनों का रेशियो जो है वो यंग्स मॉडुलस है। तो ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये है स्ट्रेस, ठीक है, यानी स्ट्रेस किस वजह से? वोल्टेज की वजह से है। हम उस पर हाथ से या किसी और चीज़ से दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि ये दबाव असल में इलेक्ट्रिकल दबाव है,
और इसमें जो चेंजेस आती हैं, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, वो ये है। सही। सो y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू स्ट्रेन, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इज इक्वल टू स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने वी स्क्वायर को अलग किया है, इसको उधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर डिवाइड कर दें, तो वी स्क्वायर इज इक्वल डी स्क्वायर 2y ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी ln ऑफ ln नेचुरल लॉग है डी ओवर डी नॉट ओवर डी नॉट आपको इन्होंने बताया है दिस इज द ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ, और कंप्रेशन के बाद उसकी लेंथ हो गई है डी। Usually mechanical instability occur when d by d naught is equal to 0.6 अगर d by d naught की वैल्यू 0.6 तक आ जाए, या d naught by d की वैल्यू 1.67 तक आ जाए, तो फिर जो है यानी मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी काज होती है, अगर इसकी वैल्यू 0.6 हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो इसकी 0.6 लिख लेते हैं। अच्छा, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी ओवर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये भी फार्मूला है, वी ओवर डी, वो बराबर है। अच्छा, यहाँ पे वी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इस साइड पे भी अप्लाई करें, स्क्वायर रूट इस साइड पे भी अप्लाई करें। सही। सो ये आ गया 0.6, इसकी बजाय तो 0.6 लिख दिया। वाई अपनी जगह पे वाई ओवर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये हाफ, ये जो है हाफ किस वजह से आया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने की वजह से आया है। ठीक है। तो ये चीज़, इन सब डी और ये 2 और इन सब के बजाय जो है 0.6 लिख दिया इन्होंने। अच्छा, अब दूसरा है वो तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन था, दूसरा किस्म का ब्रेकडाउन है वो थर्मल है। इस तरह नाम से जा रहा है कि यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी होगी या ब्रेकडाउन जो अकर होगा वो किस वजह से होगा, हीट की वजह से होगा। When an insulating material is subjected to an electric field, the material gets heated up, वो गर्म हो जाता है due to conduction current and dielectric losses due to polarization, polarization की वजह से उसमें conduction start हो जाती है। The conductivity of the material increases with increase in the temperature, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना जो है इसकी कंडक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। इट मीन्स कि हायर टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन जल्दी आकर होता है। And the condition of instability is reached when heat generated exceeds the heat dissipated by the material, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, अगर हीट उसकी बर्दाश्त से भी बाहर हो जाए तो फिर इंस्टेबिलिटी काज हो जाती है, यानी वो स्टेबल नहीं रहता, वो जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। सही। सो ये देखिए यहाँ पे अगर अगर हीट देखिए यहाँ पे हीट ज़्यादा है, ये देखिए हीट गेन ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, यानी देखिए जल्दी अकर होगा। हीट कम है तो E2 है, और जब हीट और भी कम हुआ तो E1 है। सही। मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई गई है, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, ये दो के लिए इन्होंने बताया है, दो हीट्स के लिए बताया इन्होंने। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल भी हो गया, थर्मल भी हो गया, अब इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन। व्हेनेवर केविटीज़ खाली जगहों को कहते हैं, अगर किसी भी इंसुलेटर में खाली जगह होंगी, यानी जिधर बारिश का पानी जा सकता हो या डस्ट पार्टिकल कहीं पे जा सकते हो, क्रैक्स हो उसमें या कोई खाली जगह हो। ठीक है, केविटीज़, उनको केविटीज़ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दांतों में केविटीज़, वो भी जो खाली जगह, ठीक है ना, खाली जगह बन जाती है। ठीक है, अगर कीड़े लग जाएं तो वो उसको कहा जाता है, फिर वो खाली, फिर उसकी फिलिंग होती है, केविटीज़ को फिल किया जाता है, ये केविटीज़ खाली जगह को कहते हैं। Whenever cavities are formed in solid, dielectric strength in the solid specimen decreases, जितने कैविटीज़ होंगी उसमें उनमें डस्ट पार्टिकल वगैरह जाएंगी,
जिसकी वजह से उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स या गैसेस, ठीक है ना, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद इंसुलेटिंग मटेरियल द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अफेक्टेड। मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन अगर होता है या कोई और गैसेस हैं तो वो उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर सकती हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ओजोन की वजह से, वो भी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर सकती हैं, क्रैक्स पैदा कर सकती हैं, ठीक है। ड्यू टू कंटैक्ट ऑफ डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल इन एनी प्रैक्टिस apparatus, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है कि एक मटेरियल दूसरे के साथ यानी इन कांटेक्ट आ जाए तो उससे भी यानी इसकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ अगर हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अमूमन जो वो है मसला वो मॉइस्चर का और वाटर का, ठीक है। हवा में नमी है या बारिश वगैरह हो गई है तो इसकी वजह से जो है वो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाता है, ये केमिकल रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और इस किस्म के ब्रेक डाउन को फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेक डाउन कहते हैं। ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है ये एक दरख्त सा बना लेता है। वो किस तरह बनाता है, इससे पहले एक डायग्राम गुजर चुका है, यहाँ पे भी एक इमेज है, ये देखें, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, सही। यहाँ पे पहले कर हुआ था, फिर इस देखिए बढ़ता बढ़ता बढ़ता, तो ये ट्रिंग, इसको ट्रिंग इफेक्ट कहते हैं। प्रैक्टिकली ये इस तरह होता है, सही। सो और ट्रैकिंग क्या है, ट्रैकिंग जो है यानी किसी भी मटेरियल के ऊपर से उसका चार्ज सरफेस का खा जाना, इसको कहते हैं ट्रैकिंग, सही। Whenever a solid material has some impurities in terms of some gas pockets or liquid pockets in the dielectric strength of the solid will be more or less equal to the strength of the weakest impurities. The charge concentration at the voids भी खाली जगहों को कहते हैं, ठीक है। cavities और voids एक ही चीज़ है। So voids, इनमें अगर लिक्विड पॉकेट्स हैं यानी ठीक है, या गैशियस पॉकेट्स हैं, गैशियस बबल्स हैं, तो इसकी वजह से जो है यानी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। सिंस द ब्रेक डाउन इज नॉट काज्ड बाय अ सिंगल डिस्चार्ज चैनल एंड एज्यूम अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रिंग। क्योंकि आपको पता है जो डिस्चार्ज है वो एक चैनल से तो नहीं होते, इस तरह चैनल्स बढ़ते रहते हैं, एक दूसरा तीसरा, ठीक है, ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह एक चैनल नहीं होता। इसी वजह से इसको ट्रीइंग इफेक्ट भी कहते हैं, सही। और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स की वजह से अगर होता है। When two electrodes separated by an insulating material and assembly is placed in an outdoor environment, one contaminant in the form of moisture or dust particle will get deposited on the surface of the insulating, and leakage current starts between the electrode through the contaminants, say moisture. The current heats the moisture and causes breakdown in the moisture film. कहने का मकसद ये है कि ये एक वो है मटेरियल है, ठीक है, ये उसका सरफेस है, सही, ये उसका सरफेस है। अगर यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह पड़ता है, ठीक है जी, और यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हो, चूँकि इसकी सरफेस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी सरफेस में से वो गुजरना स्टार्ट कर लेता है इस तरह, ठीक है, और कंडक्शन करके वो आगे करंट फ्लो करवा देता है। सो यहाँ पे सरफेस में से इसने रास्ता बनाया है और ये पूरे सरफेस को इस तरह खा जाता है। इस खाने के अमल को कार्बनाइजेशन कहते हैं। यानी जिस तरह आप लोगों ने वो तारों के ऊपर जो इंसुलेशन देखी है, वो अगर यानी इस तरह वो काली हो जाती है, ठीक है, तो वो असल में वो कार्बन है वो नुमायाँ हो जाता है, तो इस वजह से इसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। अगर रबर वगैरह अगर आप देखें तो उसका धुआं बहुत काला होता है, या किसी भी तरह की पॉलीथीन वगैरह की मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल का स्मोक बहुत काला होता है, ये असल में कार्बन होता है इसमें। तो यहाँ पे भी ये है कि जो परमानेंट पाथ वो सरफेस पर बना देता है इस
प्रोसेस को कहते हैं ट्रैकिंग, रास्ता बनाना, ट्रैकिंग रास्ता बनाने को कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रैकिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट कंडक्टिंग पाथ, एक परमानेंट कंडक्टिंग पाथ बना देता है ओवर द सरफेस ऑफ द इंसुलेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रैकिंग। पार्शियल डिस्चार्ज इस तरह नाम से जाहिर है कि एक होता है कंप्लीट डिस्चार्ज और एक होता है पार्शियल डिस्चार्ज, यानी पार्शियली इसका डिस्चार्ज हो जाता है, कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं होता। स्टार्ट इसका पार्शियल से होता है, वाइड्स होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, इस पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस इलेक्ट्रिकल जो वो हैं कंडक्ट्स हैं, ठीक है, स्ट्रेस है जो वाइड्स हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस इफेक्ट बन जाता है। तो उन कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस उस पर होता है, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, पार्शियल डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, सो पार्शियल डिस्चार्ज इज एक्चुअली द इनकम्प्लीट डिस्चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कंप्लीट डिस्चार्ज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द पार्शियल डिस्चार्ज on the insulating material is the same that of the string. During partial discharge, charges are induced in the voids. Voids मैंने आपको बताया खाली जगहों को कहते हैं। अगर इसमें कोई क्रैक्स वगैरह आ गए हैं, ये उसकी बात कर रहा है। The charged particles have sufficient energy to break the chemical bonds of the direct specimen. During the discharge, heat is generated. The heat carbonizes the material of the specimen in contact of void and thus causes erosion. Erosion कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता काने को, नहीं जो मटेरियल जिस तरह लकड़ी पे अगर वो पड़ जाती है, दीमक पड़ जाता है, तो वो उसकी एरोजन करता है, आहिस्ता आहिस्ता से खाता रहता है। ठीक, सो एरोजन, हम सॉइल के एरोजन भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा है तो उधर जो है यानी क्या होता है कि एरोजन होता है, ज़मीन की एरोजन होती है। तो यहाँ पे इंसुलेटर की एरोजन हो रही है, सरफेस को खाया जा रहा है। ठीक है, वाइड्स की वजह से इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है, वहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो जो है यानी इसकी सरफेस को, उसका सर्फ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से यानी ख़त्म होता जाता है, खाया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को एरोजन कहते हैं। ठीक है, दिस में भी ड्यू टू द केमिकल डिग्रेडेशन इसकी हो सकती है। तो मुख्तलिफ रीजन्स हमने पढ़े हैं, किसी भी सॉलिड, इलेक्ट्रोकेमिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, ट्रीइंग भी हो सकती है, ट्रैकिंग भी। ठीक है, तो ये सारे वो हैं ब्रेक डाउन के थ्योरीज हैं, उसके प्रोसेसेस हैं फॉर द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर मैं मीटिंग को लीव कर देता हूँ। मेरे सर जी सही।